Assalamualaikum everyone. Today is 4th of the March, 4th of the March और हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा मेंटेनेंस की एसक्यूएल कमांड, जिसमें पहली कमांड है एसक्यूएल इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू का काम होता है कि जो आपका टेबल बना हुआ होता है, जो बना बनाया टेबल होता है, उसमें एक नया रिकॉर्ड जो है वो ये इंसर्ट करवाती है। तो उसके लिए यहाँ हम देखते हैं इंसर्ट इनटू कमांड को। कैन यू सी द स्क्रीन? W3 स्कूल की आपके सामने स्क्रीन आ गई। अब यहाँ आप देखो इसको। तो यहाँ पहली चीज जो आपको नजर आ रही है वो ये आ रही है कि इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो अब क्या होगा कि हम यहाँ लिखते हैं इंसर्ट इनटू, पहले हमें ये लिखना है। और फॉर्मेट इसका समझ लेना ये कि टेबल का नाम जो भी टेबल बना हुआ है, और पहले हिस्से में जो हम पार्ट में लिखते हैं वो लिखते हैं वो कॉलम्स जो उस टेबल की फील्ड्स हैं। और फील्ड्स के बाद फिर जो वैल्यूज हमें डालनी होती हैं, फिर वो हम ब्रैकेट में वही वैल्यूज डालती हैं। तो जितने कॉलम्स होंगे, एक दो तीन, उतनी ही उसकी वैल्यूज होंगी। तो यहाँ अगर आप देखो, इस दिस अ डेमो डेटाबेस, एक डेमो डेटाबेस यहाँ गिवन है, जिसमें कस्टमर के टेबल की हम जो बात कर रहे थे कल वाली क्लास में। तो कस्टमर, कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री। अब सपोज करो एक नया कस्टमर आ जाता है, तो 89, 90, 91, तो अब उसको हमें प्लेस करना है, दायरे 92 पे प्लेस होगा वो। तो उसका तरीका ये होगा कि हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और फिर हम यहाँ लिखते हैं कस्टमर, कस्टमर इज अ टेबल नेम। और उसके बाद उसकी जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज कार्डिनल। तो कार्डिनल जो है वो बेसिकली जाना चाहिए इसके नाम में, ऐसे ही है, कार्डिनल इसके नाम में जाना चाहिए। फिर दूसरी चीज है टॉम बी, ये इसका कॉन्टैक्ट नेम आएगा। फिर स्केजन 21, ये इसका एड्रेस आएगा। स्टेवेंजर इसका सिटी आएगा, और पोस्टल कोड में 4006 आएगा, और कंट्री के अंदर नॉर्वे आएगा। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि नोटिस आपने ये करना है कि जो कस्टमर आईडी की फील्ड है वो आपने इंसर्ट नहीं की है। आपने देखो, अगर देखो लिखा हुआ इंसर्ट इनटू एग्जाम्पल में, तो इंसर्ट इनटू कस्टमर में वैल्यूज के अंदर आपने कस्टमर आईडी की फील्ड यहाँ पे इंसर्ट नहीं की। उसकी वजह ये होती है कि ये एक प्राइमरी की होती है और ऑटो जनरेटेड होती है। ठीक है। तो जो 91 है, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 92। तो कहते हैं द कस्टमर आईडी कॉलम इज ऑटो इंक्रीमेंटेड फील्ड एंड विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? ये बताओ पहले, फिर आगे की चीजें देखते हैं। अब कहता है कि देखो यहाँ जो तुमने काम किया है, यहाँ तुम्हारी नंबर ऑफ फील्ड्स थी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो तुम्हें छह फील्ड्स लिखनी पड़ रही थी। यहाँ ऊपर देख सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। आपको छह लिखनी पड़ रही थी। बट अगर आप चाहो कि स्पेसिफिक कॉलम में डालना चाहते हो, खास छह के छह में नहीं डालना चाहते, तो फिर क्या हो सकता है, फिर आपको स्पेसिफाई करना होगा कि फिर आप किन किन कॉलम्स में डाल लो। तो उन कॉलम्स को आपने इंसर्ट इनटू कस्टमर करके वो फील्ड्स स्पेसिफिक बता देनी होंगी ब्रैकेट में। मतलब सारी आपको डालने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, यहाँ आपने इंसर्ट इनटू कस्टमर जब लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट जो छह फील्ड्स थी उसमें वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही थी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। यहां पर आपको सिर्फ इंसर्ट इनटू कस्टमर लिखने की जरूरत थी, आपको फील्ड स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन नीचे जो है, जब आप स्पेसिफिक कॉलम डाल रहे हो, छह में से तीन डाल रहे हो, तो फिर उसको आपको ब्रैकेट में करके डालना पड़ा, दैट इज कस्टमर नेम, सिटी और कंट्री, और फिर उसकी वैल्यूज डाल दी आपने। तो दिस कैन बी पॉसिबल। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपके पास जैसे कस्टमर नेम डाला है, तो उसमें कार्डिनल आ रहा था, कार्डिनल आ गया, और सिटी डाला था। अब कॉन्टेक्ट नेम और एड्रेस नहीं डाला था, तो फिर उन दोनों की जगहों पे आ जाएगा नल, यानी एम्प्टी। और फिर सिटी डाला था, तो सीक्वेंस के हिसाब से सिटी आ जाएगा, स्टेवेंजर। और फिर उसके बाद कंट्री डाला था, तो पोस्टल कोड भी यहाँ नहीं आ रहा इस वाली फील्ड में, तो पोस्टल कोड में भी कुछ नहीं आना है, और आखिरी में कंट्री आ रहा, तो फिर कंट्री के अंदर फिल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो इससे ये भी पता चल जाता है कि आप स्पेसिफिक के अंदर भी एंट्री कर सकते हो। इज दैट क्लियर?
एक और बात, इंसर्ट इनटू मल्टीपल रॉस, आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी डाल सकते हो। एक से ज्यादा रिकॉर्ड का मतलब है अभी पीछे आपने सिर्फ एक ही डाला था ना, एक ही रिकॉर्ड डाला था 92 पे। तो अगर आप चाहो एक से ज्यादा डालने पे, तो इंसर्ट इनटू मल्टीपल रॉस डाटा वी यूज सेम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, बट वैल्यूज मल्टीपल होंगी, यानी ये आपने एक ही दफा लिखना होगा। उसके बाद अगर आपने 3 रिकॉर्ड्स डालने, तो उन 3 रिकॉर्ड्स के लिए ब्रैकेट करके आप 3 वैल्यूज डाल दोगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? उसके लिए बस जरूरी ये होना चाहिए कि आपके पास कॉमा आना चाहिए बिटवीन ईच वैल्यू। तो देख सकते हो 92, 93 और 94, ये रेड आपके पास यहाँ आ जाएगा। बच्चों ये पूरा आपको इंसर्ट इनटू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये बताओ। द नेक्स्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट वाज डिलीट फ्रॉम। डिलीट फ्रॉम का मैंने बताया था कि अगर हमें कोई सर्टेन रिकॉर्ड हमारी डेटाबेस की टेबल में से डिलीट करना होता है, तो फिर हम डिलीट फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो डिलीट फ्रॉम को देखते हैं कि डिलीट डिलीट फ्रॉम कैसे काम करता है। दिस इज द नेक्स्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट का कहता है कि डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। कोई रिकॉर्ड टेबल में मौजूद है, कोई रॉ मौजूद है, तो ये उसको डिलीट करता है। तो कैसे करता है उसका सिंटेक्स समझ लो। डिलीट लिखता है, फ्रॉम लिखता है, उसके बाद टेबल नेम। ये चीजें आपने साथ साथ नोट करनी है, ठीक है। तो और उसके बाद वेयर कंडीशन होती है। तो वेयर कंडीशन में हम बताते हैं कि बेसिकली कौन सा रिकॉर्ड करना है और किस बेस पे करना है। तो वही कस्टमर का टेबल हम ले लेते हैं, और कस्टमर के टेबल में यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 फील्ड्स के साथ ये 5 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। अब ये कहता है कि अगर आप इस रिकॉर्ड को अल्फ्रेड, जो नाम का कस्टमर है, इसको आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो अब उसमें क्या आप लिख सकते हो, एक तो आप ये लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम, यहाँ लिखा जाता है कस्टमर के टेबल का नाम। कस्टमर के टेबल का नहीं, मतलब सिंपल टेबल का नाम लिखा जाता है, तो हमारे पास टेबल का नाम कस्टमर है। वेयर, अब वेयर के बाद कंडीशन हमें लगानी है, जैसे हमने वहां देखा था, हम ये भी कर सकते थे वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स 1। अगर हम कस्टमर आईडी इक्वल्स 1 लिखते, तो भी ये डिलीट कर जाता, ठीक है। और अगर हमने जैसे लिखा है कि हमें ये एल्फ्रेड के नाम से करना है, वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू एल्फ्रेड, तो फिर क्या करेगा, ये एल्फ्रेड के नाम को डिलीट कर देगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे, पहले जो एल्फ्रेड फर्स्ट टाइम आ रहा था, अब वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो रिकॉर्ड जो है हमारे शो हो रहे हैं 2 से। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी फर्स्ट रॉ के ऊपर एल्फ्रेड का रिकॉर्ड था, वो सारा का सारा यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये हमारे पास होती है डिलीट की एसक्यूएल क्यूरी, जिसमें हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, और वेयर के बाद हम लगाते हैं सर्च कंडीशन। क्या ये वाली बात समझ में आती है? और इसमें एक और चीज है, वो कहता है कि अगर आप ऑल रिकॉर्ड्स करना चाहो, तो आप सिर्फ लिखोगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जैसे अगर आपने लिखा डिलीट फ्रॉम कस्टमर, तो ये पूरा का पूरा कस्टमर का जो 91 रिकॉर्ड्स हम कल पढ़ रहे थे ना, तो ये 91 के 91 रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आर यू सपोज टू मेक टेबल इन एग्जाम? नहीं, आपको एग्जाम में टेबल नहीं बनाना होता। आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी ये वाली एसक्यूएल क्यूरी लिखनी होती है, ये आपको एग्जाम में लिखनी होती है, ठीक है। तो डिलीट वाला भी बात हो गई, कि डिलीट अगर हम करना चाहें तो हम डिलीट कर सकते हैं पूरा जो है टेबल का रिकॉर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है अपडेट की। तो अपडेट में क्या होता है कि अगर कोई नया रिकॉर्ड अपडेट हुआ हो, कोई नया स्टूडेंट आया हो, उसके मुतालिक कोई नई चीज ऐड हुई हो, या कोई नया कस्टमर आया हो, तो अपडेट इसलिए इस्तेमाल करते हो। द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई वन और मोर रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अब आपने जो रिकॉर्ड्स हैं आपके, उनको अगर आपने ऐड करना है, तो फिर आप क्या करोगे, जैसे डेमो डेटाबेस वही कस्टमर वाली है, तो ये जा रही है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये सारे आपका डाटा आ रहा है। अब इसमें अगर आप कहते हो कि द फॉलोइंग एसक्यूएल अपडेट द रिकॉर्ड विद कस्टमर ID 1, कस्टमर ID 1 के ऊपर आपने क्या करना है, रिकॉर्ड अपडेट करना है विद अ न्यू कॉन्टेक्ट पर्सन एंड अ न्यू सिटी। यानी इसमें आपने अपडेट करना है कि जो कॉन्टेक्ट नेम है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट नेम अल्फ्रेड आ रहा था, ठीक है। तो यहां पर आपने इसको चेंज किया है। अगर आप देखो, तो अल्फ्रेड
जो ये लिखा हुआ आ रहा था ना, अल्फ्रेड फटर किस्टी या किस्ट, तो इसको इसने अपडेट किया कैसे? इसने लिखा अपडेट कस्टमर्स, यानी इसका तरीकेकार होता है कि पहले टेबल का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद आप लिखते हो सेट, और फिर जो चीज सेट करनी होती है, तो कॉन्टेक्ट नेम को अल्फ्रेड चेंज कर दिया स्केमिट के नाम से, और सिटी जो है, जो पहले आ रहा था बर्लिन के नाम से, अब वो चेंज हो गया कैसे? फ्रैंकफर्ट से। तो यहां पर आपने दो चीजें यहाँ चेंज की हैं, एक तो नाम चेंज किया और एक सिटी चेंज किया। तो तरीकेकार क्या होगा आपका कि अपडेट आपने लिखा कस्टमर्स, टेबल का नाम लिखते हो आप, फिर उसके बाद सेट करने के बाद जो भी दो कॉलम तीन कॉलम आपने लिखने हैं वो आप कॉमा सेपरेटेड करके लिख दोगे, और उसके अंदर बता दोगे कि उसका जो प्राइमरी की है वो क्या है। तो वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1 का मतलब है कि रॉ स्पेसिफाई कर दी, और उस रॉ के अंदर कौन सी दो फील्ड्स आपने चेंज करनी है वो लिख दी। तो अब आप देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है इसका, तो इसका कॉन्टेक्ट नेम चेंज हो गया। कॉन्टेक्ट नेम इसका पहले आ रहा था मारिया एंडर्स के नाम से कॉन्टेक्ट नेम, अब वो आपका चेंज हो गया अल्फ्रेड स्केमिट करके, ये देख लो। और दूसरी चीज सिटी जो है वो बर्लिन आ रहा था ऊपर, देख लो, सिटी बर्लिन आ रहा था, लेकिन अपडेट होने के बाद अब वो क्या हो गया? फ्रैंकफर्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? ये बताओ। Wouldn't you function in the same way like alter but instead of database? यार देखो, ऑल्टर की अगर हम बात करें ना, जैसे ऑल्टर टेबल की बात कर रहे हो, तो ऑल्टर में ये तो देखो अपडेट का मतलब ये हो रहा है कि गिवन इन्फॉर्मेशन है, और गिवन इन्फॉर्मेशन में से जिस जिस फील्ड में करना है वो करेगा ये, ठीक है। ऑल्टर टेबल की अगर हम बात करें इसके अगेंस्ट, अगर तुम ऑल्टर टेबल का पूछ रहे हो, तो ऑल्टर टेबल में कहता है यूज टू ऐड डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन अ टेबल। तो इसमें क्या हो सकता है? ऑल्टर टेबल नेम, अगर हम ऑल्टर वाली बात करें, टेबल नेम मॉडिफाई कॉलम, तो फिर तो वो पूरे पूरे कॉलम को करेगा ना। ऑल्टर टेबल की अगर हम बात करें तो वो पूरे कॉलम करेगा, तो हम तो वहां पे जो बात कर रहे हैं, ये सवाल किसका था? हमजा का। तो देखो, ऑल्टर टेबल जो करता है ना, तो ऑल्टर टेबल करता है पूरे कॉलम को, हमजा। द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एग्जिस्टिंग टेबल। उसके मुकाबले में अगर आप अपडेट की बात करोगे, तो अपडेट करता है रिकॉर्ड्स को, तो अपडेट का इम्पैक्ट जो पड़ता है वो रॉस के ऊपर पड़ता है। अपडेट और मॉडिफाई वन और मोर रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स आर द रॉस। और अगर ऑल्टर टेबल की बात करोगे तो वो तो कॉलम्स होते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो ये बात हमजा समझ में आती है? हाँ, अपडेट इज मोर प्रिसाइज, कि वो ये बताता है कि कौन से वाले रिकॉर्ड के अंदर करना है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर करना है, तो वो वहां पर वो इस्तेमाल होता है अपडेट। ये समझ में आता है? आगे देखते हैं मजीद क्या है। यहाँ अगर आप देखो तो हमने डाटा मेंटेनेंस वाली इंसर्ट इनटू, डिलीट फ्रॉम और अपडेट ये पढ़ ली, और कल जो हमने पढ़ा था सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय तक तो पढ़ लिया था, सही है। सम काउंट एवरेज भी पढ़ लिया था। अब हमारे पास दो रह गई हैं, ग्रुप बाय और इनर ज्वाइन, ऐसे ही है। इसको डिस्कस करते हैं, ग्रुप बाय और इनर ज्वाइन को। तो अब हम आ जाते हैं ग्रुप बाय और इनर ज्वाइन के लिए यहाँ। तो ग्रुप बाय अगर हम देखें, सो लेट्स सी द ग्रुप बाय स्टेटमेंट। ग्रुप बाय स्टेटमेंट के बारे में कहता है कि द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज टू ग्रुप रॉस दैट हैव सेम वैल्यूज into summary rows, like find the number of customers in each country. तो the group by statement is used to group rows that have the same values into the summary rows, like अगर आपके पास मिसाल के तौर पे कंट्री की बेस के ऊपर आपने करना है ना, तो उसकी एग्जांपल हम कहाँ क्या ले सकते हैं? ग्रुप बाय कंट्री, ठीक है। तो आप इसमें ये करता है कि अगर ये कहना चाह रहे हैं कि लेट सपोज आप ग्रुप करो तमाम कस्टमर्स को जो किसी एक सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज यूज टू ग्रुप रॉस दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू समरी रॉस, लाइक फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री। तो
जैसे जर्मनी के अंदर कितने कस्टमर्स हैं, उसको आपका काउंट, उसका काउंट बताना है आपको। तो देखो तभी तो वो आपसे कह रहा है एक चीज, कि द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड इन कंजंक्शन विद एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन ईच ग्रुप। क्योंकि अगर आपको बताना है कि नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं कंट्री में, तो आपको काउंट इस्तेमाल करना होगा। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हो? तो पहली बात तो आप ये याद रखो कि आपको जो ग्रुप बाय इस्तेमाल करना है, वो इन कंजक्शन, यानी वो साथ इस्तेमाल होगा किसके, काउंट के, मैक्स के, मिन के, सम के, एवरेज के। मिसाल के तौर पे अगर वो आपसे कहता है यहाँ पे डेमो डेटाबेस के अंदर कि भाई कस्टमर की वही डेटाबेस है और ये आपके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, तो कहता है द फॉलोइंग एसक्यूएल रिटर्न्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री। अब आपको याद है इसमें 92 रिकॉर्ड्स थे, ये वाली जो हमने कल डिस्कस की थी, इसमें 92 रिकॉर्ड्स थे। तो यहां से मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये देखो, ये कस्टमर की डेटाबेस का टेबल जो हमने कल डिस्कस किया था, तो ये 91 रिकॉर्ड्स लेके आ रहा है। तो इन 91 रिकॉर्ड्स के अंदर जब हम ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रॉ के अंदर, ये जो पूरी रॉ आ रही है इसको हम पूरी रॉ कहेंगे। इस पूरी रॉ के अंदर जो भी कॉमन डाटा है, जैसे इन सारी 92 रॉस के अंदर जहां जहां जर्मनी आ रहा है, तो अगर हम ये काउंट करना चाहेंगे कितने कस्टमर ऐसे हैं जो जर्मनी के अंदर हैं, तो जिन रॉस के अंदर जो सेम वैल्यू आ रही होती है, तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट क्या करता है, उनको काउंट कर लेता है। तो उसने कहा ना कि इन कंजंक्शन विद, तो जैसे मैक्सिको लिखा हुआ है, तो मैक्सिको एक, मैक्सिको दो, तो मैक्सिको के कितने कस्टमर्स हैं वो हम जो पता कर सकते हैं, वो ग्रुप बाय से करते हैं। अब आती है बात समझ में, सब बताना मुझे। इज यूज टू ग्रुप रॉस दैट हैव सेम वैल्यू, तो वो रॉस जिनके अंदर सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो सेम वैल्यू से मुराद सेम मैक्सिको आ रहा है 6 जगह पे, और 92 रिकॉर्ड्स में से 6 जगह के ऊपर मैक्सिको आ रहा है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये उसको काउंट करेगा। तो उसने कहा ना कि ये काउंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, मैक्स हो सकता है, मिन हो सकता है, सम हो सकता है, एवरेज हो सकता है। तो अगर हम देखें कि ये हमारे पास वही कस्टमर की डेटाबेस आ रही है सामने, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके हम कंट्री की बेस के ऊपर उसको लेके आना चाह रहे हैं रिजल्ट को, कि भाई कंट्री जो है वो कितनी दफा आ रही है। तब हमने लिखा सिलेक्ट कंट्री, और उसके बाद उसने बोला था इन कंजंक्शन विद काउंट, यानी इस ग्रुप बाय स्टेटमेंट को आप काउंट, मैक्स, मिन, सम और एवरेज के साथ इस्तेमाल करते हो। तो पहला काम इसने ये किया कि आप लिखोगे कंट्री, सिलेक्ट कंट्री, कंट्री सिलेक्ट करो, कंट्री की फील्ड सिलेक्ट हो जाएगी, और काउंट करो कस्टमर आईडी एज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर के टेबल से, ग्रुप बाय कंट्री। अब देखते हैं, आई थिंक ये चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि इसके लिए पेड होता है, बट देख लेते हैं चल रहा है शायद यहाँ। अगर चले तो लेट्स सी, चेक करते हैं। तो अब यहाँ अगर देखो, तो अब ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट कंट्री, कंट्री को सिलेक्ट करो, काउंट कस्टमर आईडी, और काउंट करो कितने कस्टमर्स हैं एज अ नंबर ऑफ कस्टमर्स, और कितने कस्टमर्स हैं, यानी कंट्री के कॉलम को उठाओ, और कंट्री के कॉलम में जो जो कॉमन है, जैसे कंट्री के कॉलम में अर्जेंटीना, ठीक है, कॉमन है, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आ रहे हैं, एक बात समझ लेना यहाँ पे, सिलेक्ट कंट्री, तो कंट्री सिलेक्ट होगी। तो कंट्री सिलेक्ट होने में सबसे पहले कंट्री जो आपको नजर आ रही है, तो इसने जो रिजल्ट दिया है वो हमें दिया है इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर दिया है। तो सिलेक्ट जो कंट्रीज ने किया है, सिलेक्ट करो कंट्री, तो ये तुम्हारे पास पूरा टेबल है, ये पूरा टेबल है, इसमें जी है, एम है, मैक्सिको, इस तरह करके। तो इसमें लेट सपोज अर्जेंटीना आया, तो उसने बोला सिलेक्ट कंट्री, तो पहली कंट्री के अंदर अर्जेंटीना लिया है इसने, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, काउंट करो कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी एक हो जाएगा। अभी जब आप चलाओगे तो कस्टमर आईडी क्या होगा, कस्टमर आईडी 1 होगा, एज नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स उसमें कितने हैं, तो उसको पहले 1 काउंट करेगा, फिर उसके बाद दोबारा चलेगा, तो अर्जेंटीना ये चेक करेगा कितनी दफा आया है, तो अर्जेंटीना एक दफा आया है। फिर मजीद इसके अंदर कह रहा है 3 दफा आया हुआ है, तो मजीद कहाँ नजर आ रहा है, आ रहा है नजर, ये दूसरी दफा, ये तीसरी दफा, ठीक है। और तो कहीं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जब इसने इसको चलाया, यही वाली, तो सिलेक्ट कंट्री, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट कंट्री, काउंट कस्टमर आईडी एज नंबर ऑफ कस्टमर्स,
तो अब आपने ये बताना है कि कंट्री की रॉ को आपने सिलेक्ट करना है। कॉलम कंट्री का होगा, उसके अंदर रॉ जो है अर्जेंटीना जो आ रही होगी उसको सिलेक्ट करके ये बताएगा कि वो कितनी दफा अपेयर हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो ये क्या बता रहा है, अर्जेंटीना 3 दफा आया है, ऑस्ट्रिया 2 दफा आया है, बेल्जियम, और ऐसे करके लास्ट वेनेजुएला तक ये होके इसने रिजल्ट हमें दे दिया है। तो ये बताओ तुम सबको समझ में आई, इसका फॉर्मेट समझ में आया? ये हो गया हमारे पास ग्रुप बाय। ठीक है। आफ्टर ग्रुप बाय वी कैन ऐड वन और मोर लाइन ऑफ वेयर काउंट नेम राइट। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे और मजीद पढ़ते हैं, हम देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे ग्रुप बाय कंट्री, और अब कह रहा है ऑर्डर बाय काउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब इसको अगर हम चलाएंगे तो जहां पे हमारे पास अर्जेंटीना से शुरू हो रहा था, अब ये अर्जेंटीना से शुरू नहीं होगा ना, नहीं, बल्कि ऑर्डर बाय काउंट इन डिसेंडिंग। तो जिसका काउंट सबसे ज्यादा होगा, जिसका काउंट सबसे ज्यादा होगा, कह रहा है ऑर्डर बाय काउंट। तो अगर आप पिछली एग्जाम्पल में देखो तो उसने पिछली एग्जाम्पल में तो अल्फाबेटिकली अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया, इसमें इसने ये नहीं किया था कि कौन सी नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है या कम है, उसकी उसने कोई ऑर्डर नहीं रखी थी। पिछली एग्जाम्पल में देख सकते हो कोई ऑर्डर नहीं है। इस वाली एग्जाम्पल में ये जो नई लाइन ऐड हुई है, ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कस्टमर आईडी का जो काउंट हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो यूएसए के अंदर है, तो वो यूएसए को आउटपुट कर देगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये आपको हो गया ग्रुप बाय। अब एक और आपके पास रह गया इनर ज्वाइन, इसको देख लेते हैं। जो लास्ट आपके सिलेबस का है वो इनर ज्वाइन है। अब इनर ज्वाइन से आपको तस्वीर से ही पता चल रहा है कि ये क्या कह रहा है। इनर ज्वाइन रिटर्न्स ओनली रॉस दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। इसके लिए दो अलग अलग टेबल होंगे, ठीक है, ठीक है, दो टेबल होंगे, और उसके अंदर कहता है रिटर्न्स ओनली रॉस दैट हैव मैचिंग वैल्यू। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग रॉस को, इसको ऐसे समझ लो, एक टेबल आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है एक क्लास का, और दूसरा दूसरी क्लास का है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रॉस फ्रॉम टू टेबल्स जो है जहां पर मैचिंग वैल्यूज मिल रही होंगी उसको लेके आएगा। तो इसको जरा देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। कहता है लुक एट द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल देखते हैं। ये प्रोडक्ट टेबल है, और ये आपके पास प्रोडक्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड आ रहा है जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी, यूनिट और प्राइस आ रही है। ये प्रोडक्ट का टेबल है, ठीक है। इनर जॉइन पढ़ लें, बाकी सबको अभी हटा देते हैं। यहाँ आ गए। तो कहता है कि जो प्रोडक्ट आईडी 3 है उसमें जो प्रोडक्ट नेम है वो एनीसीड सिरप, कैटेगरी 2 और प्राइस है। नंबर 3 पे देख लेते हैं, ये रहा। यानी यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट के टेबल के अंदर थर्ड रॉ ये आ रही है। तो टेबल है ये प्रोडक्ट का, देख लो, टेबल है ये प्रोडक्ट का, रॉ नंबर 3 है। क्योंकि हम बात करें इनर ज्वाइन की, तो इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन दो टेबल्स लेता है। तो एक तो ये टेबल आ गया प्रोडक्ट का, फिर आगे कहता है एंड लुक एट द कैटेगरी टेबल्स, एंड लुक एट द कैटेगरी टेबल। अब हम कैटेगरी में आते हैं। देखो प्रोडक्ट टेबल याद रखना कि प्रोडक्ट टेबल में कौन कौन सा आ रहा था, प्रोडक्ट आईडी आ रही थी एनिसीड सिरप, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट और प्राइस। ये अपने पास जरा नोट कर लो कि ये आपके पास एक दो तीन चार पांच और एक छह चीजें, छह चीजें आ रही हैं आपके पास प्रोडक्ट टेबल में। अब आपसे कहता है दो टेबल्स को आपने चेक करना है। तो दूसरा टेबल है कैटेगरी का, कैटेगरी के टेबल पे आ जाते हैं। ये कैटेगरी का टेबल है, ठीक है, ये कैटेगरी का टेबल आ रहा है। अब कैटेगरी के टेबल के अंदर, यहाँ देखो कैटेगरी के टेबल के अंदर वो क्या कहता है, कैटेगरी टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी 2, कैटेगरी नेम, ठीक है, वो आ रहा है कैंडिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है स्वीट एंड सेवरी सॉसेस, रेलिशेस, स्प्रेड एंड सीजनिंग। तो कहता है हियर वी सी दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स अबव इज द कैटेगरी आईडी। जैसे यहाँ देख रहे हो कैटेगरी आईडी ये आ रहा है प्रोडक्ट के टेबल में, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट के टेबल में आ रहा है। तो अब हम समझते हैं कि इनर ज्वाइन क्या करता है। इनर ज्वाइन ये करता है कि अगर आपके पास एक टेबल है, इफ दिस इज योर टेबल,
फर्स्ट दिस इज प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टेबल, सॉरी प्रोडक्ट के टेबल में कैटेगरी इस्तेमाल आ रहा है, और कैटेगरी के टेबल में भी कैटेगरी आईडी आ रहा है। तो ये देख रहे हो आप, कैटेगरी टू रिलेट्स विद कैटेगरी टू ऑफ द अदर टेबल। तो हियर वी सी दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल अबव इज द कैटेगरी आईडी कॉलम। दोनों टेबल्स के अंदर जो रॉ सिमिलर आएगी, जो वैल्यू सिमिलर आ रही है, वो कैटेगरी आनी चाहिए, आ रही है। कैटेगरी टू यहाँ भी आ रहा है, कैटेगरी टू यहाँ भी आ रहा है। तो वी कैन क्रिएट इनर ज्वाइन ऑन द प्रोडक्ट टेबल एंड कैटेगरी टेबल थ्रू द कैटेगरी आईडी फील्ड। तो कैटेगरी आईडी फील्ड के जरिए हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो इन दोनों टेबल्स को मिला के निकाला जा सकता है। तो अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, सही है। यानी जो ऊपर वाले टेबल के अंदर चीजें हैं वो सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम, और कैटेगरी नेम, ये तीन चीजें आपने उठाई, ठीक है। अब कहता है फ्रॉम प्रोडक्ट के टेबल। अच्छा, प्रोडक्ट के टेबल से तीन चीजें उठा रहे हैं ना, कौन कौन सी उठा रहे हैं? अच्छा मैं एक बात बताऊं, अब तुम बोलोगे कि ये सर कैसे हो रहा है कि दो वहां से उठा रहे हैं और एक वहां से उठा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। शुरू से देखते हैं। सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी जो था वो ये आ रहा था, ये रहा, और ये प्रोडक्ट के टेबल से ली गई है प्रोडक्ट आईडी। और दूसरी चीज जो ले रहा है वो ले रहा है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम भी प्रोडक्ट के टेबल से लिए गया था, दो। अभी जो कैटेगरी नेम है ना, ये कैटेगरी नेम उठा रहा है ये दूसरे टेबल से। क्यों उठा पा रहे हैं? उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये दोनों टेबल बेसिकली ज्वाइन होने के बाद अब एक एंटिटी बन गए। इसको ऐसे समझ लो। तो एक एंटिटी बनने की वजह से अब आप कैटेगरी के टेबल से भी कैटेगरी नेम उठा सकते हो। तो फिर इसीलिए आप यहाँ पे कैटेगरी नेम लिख रहे हो। एक बात तो फिर उसके बाद होगा फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के टेबल में से उठाना है आपने, प्रोडक्ट के टेबल में। तो प्रोडक्ट के टेबल में अगर आप उठाओगे तो प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम भी उठ जाएगा, और साथ साथ क्योंकि कैटेगरी आईडी मैच कर रही होगी टू और टू, तो फिर ये उसकी वजह से कैटेगरी नेम भी उठा पाएगा। ये बात तुम लोग आई समझ में? तो अभी क्या कह रहा है, इनर ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। तो इनर ज्वाइन के बाद आप वो वाला कॉलम लिखते हो जो दोनों में सिमिलर आता है। तो दोनों में सिमिलर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? कैटेगरीज। इनर ज्वाइन कैटेगरीज, हाँ। अच्छा, कैटेगरी का मतलब ये है कि जो दूसरा टेबल आप उससे ज्वाइन कर रहे हो, तो पहले तो आप लिखोगे फ्रॉम प्रोडक्ट यानी पहला टेबल, और इनर ज्वाइन के बाद आप लिखोगे दूसरा टेबल जिससे आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप ये लिख सकते हो कि प्रोडक्ट के टेबल के अंदर, प्रोडक्ट के टेबल के अंदर जो कैटेगरी आईडी है, सही है, देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट के टेबल के अंदर जो कैटेगरी आईडी है वो बिल्कुल बराबर है किसके? कैटेगरी के टेबल के, कैटेगरी के टेबल के कैटेगरी के आईडी के। यहाँ पे क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई नहीं आई, ये बताओ मुझे। तो इनर ज्वाइन का मतलब क्या कर रहा है, ये दो टेबल्स जो हैं उनको ज्वाइन कर रहा है। इसको मैं आपको और अच्छे से भी समझाता हूं, मैं इसको बना लेता हूं, ठीक है। ठीक है हसन, इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो कैटेगरी आईडी दोनों में कॉमन है। बस अब मैं जरा इसको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप एक छोटा सा काम ये कर लो कि इसकी आप चाहे तो अपने पास पिक्चर ले लो, या मैं इसको अपने पास पिक्चर ले लेता हूँ ताकि फिर मैं आपको दिखा सकूं कि मैं करवा किस तरह से रहा हूँ। तो इनर ज्वाइन के अंदर हम यहाँ देखते हैं पहले प्रोडक्ट का टेबल, ये प्राइसिंग आ गई, इसको हम करते हैं कॉपी और पेस्ट ताकि मैं इसको आपको यहाँ पे दिखा सकूं। तो चैट में डाल के देख लेते हैं। ये डाल दी एक चीज, और यहाँ पे हम आते हैं कैटेगरी टेबल में, ये हम डाल देते हैं। और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम इनर ज्वाइन अप्लाई करते हैं। अब आपको मैं बना के दिखाता हूँ। तो पहली चीज जो आपको नजर आ रही थी, वो नजर आ रही थी, एक टेबल था आपका प्रोडक्ट का टेबल, ये था आपका प्रोडक्ट का टेबल, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के टेबल में जो चीज इस्तेमाल हो रही थी वो हो रही थी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। इसको हमें थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा ताकि हम रिलेट कर सकें। तो प्रोडक्ट आईडी,
फिर था प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी, और फिर प्राइस। फिर दूसरा टेबल जो था वो हमारे पास था कैटेगरीज का। और कैटेगरीज में हमारे पास जो चीजें आ रही थी वो थी कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी, फिर था कैटेगरी नेम, और था डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ जो समझने की बात है वो ये है कि कैटेगरी आईडी यहाँ भी आ रहा है, कैटेगरी आईडी यहाँ भी आ रहा है। तो उसने यही कहा था कि अगर आपके पास दो टेबल्स हैं, इफ दिस इज माय टेबल वन एंड दिस इज माय टेबल टू, तो हम जो कॉलम्स आते हैं दोनों टेबल्स के अंदर और वो मैच कर रहे होते हैं, तो हम उन दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं इनर ज्वाइन करके। ठीक है। तो कहता है कि जो रिलेशनशिप है दोनों टेबल्स के दरमियान, टेबल वन और टेबल टू के दरमियान, वो बेसिस ऑन कैटेगरी आईडी के, कैटेगरी आईडी दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब एक ही फील्ड यानी सेम फील्ड दो कॉलम्स में इस्तेमाल है होती है तो फिर हम इनर ज्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इनर ज्वाइन का इस्तेमाल करेंगे, और उसका तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी जो कि हमने यहाँ से ली। फिर हम प्रोडक्ट नेम भी यहाँ से ले सकते हैं, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, कॉमा। और फिर उसके बाद जब हम कैटेगरी आईडी लेंगे तो जब ये वाली कैटेगरी आईडी लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये इसका मकसद था। ठीक है। तो बल्कि नहीं, कैटेगरी नेम नहीं, आईडी नहीं, फिर इसके बाद आएगी कैटेगरी नेम। तो इसका मतलब ये है कि हम इनर ज्वाइन के जरिए सिलेक्ट करा सकते हैं दो फील्ड्स एक कॉलम से और एक फील्ड दूसरे कॉलम से। तो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट करो प्रोडक्ट आईडी, ये वाली और ये वाली दो चीजें तो हमने इस टेबल से ले ली, दूसरे टेबल से हम कैटेगरी नेम ले लेते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से कैटेगरी नेम भी ले सकते हैं। अमूमन ऐसा होता था कि जब हम पहले कर रहे थे तो हम एक ही कॉलम के अंदर रहते थे ना, तो कैटेगरी नेम भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू उठाई जा रही है ये उठाई जा रही है टेबल टू से, तो हम इनर ज्वाइन की वजह से टेबल टू की वैल्यू भी उठा सकते हैं। फिर अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी स्पेसिफाई कर देंगे टेबल नंबर वन का नाम, ये हमारा टेबल है प्रोडक्ट्स का। अब जो इनर ज्वाइन हम अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे इनर ज्वाइन। अब हमें बताना होगा कि कौन से दो टेबल्स हैं जो आपस में जिनकी क्रॉस मीट कर रही हैं। तो इनर ज्वाइन लिखने के बाद क्या करेंगे, टेबल नंबर टू लिखेंगे कैटेगरीज, क्योंकि टेबल नंबर टू जो था वो कैटेगरीज के नाम का था। तब हम लिखेंगे कैटेगरीज। ठीक है। तो एक बात समझ लो, फ्रॉम प्रोडक्ट पहला टेबल, इनर ज्वाइन विद सेकंड टेबल, कैटेगरीज ऑन। और उसके बाद फिर अब हम बताएंगे कि कौन मीट कर रहा है, कि प्रोडक्ट के टेबल के अंदर जो कैटेगरी आईडी आ रही है वो मीट कर रही है कैटेगरी के टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी से। यही बात बता रहा था ना मैं। तब हम लिखेंगे, यानी इसका फॉर्मेट समझ लो कि आप एक तो अलग कॉलम एक टेबल से ले सकते हो और दूसरे टेबल से एक और कॉलम ले सकते हो। फिर उसके बाद पहला टेबल फ्रॉम, पहला टेबल इनर ज्वाइन विद सेकंड टेबल, ये इसका प्रोडक्ट वो होता है, फॉर्मेट होता है। और ऑन लिखने के बाद फिर अब आप बताओगे कि कौन सी फील्ड मीट कर रही है, प्रोडक्ट के टेबल के अंदर जो कैटेगरी आईडी है वो बिल्कुल बराबर है कैटेगरीज टेबल के कैटेगरी आईडी के, यही बात हो रही है। तो फिर उसके बाद आपने जो लाइन लिखनी है वो ये लिखनी है कि ऑन प्रोडक्ट के टेबल की, आर स्मॉल था, प्रोडक्ट्स के टेबल की, प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट के टेबल की जो कैटेगरी आईडी है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो इक्वल्स है कैटेगरीज के टेबल की कैटेगरी आईडी के। तो अब बस मुझे वही लिखना रह गया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैटेगरी आईडी, ये बिल्कुल बराबर है किसके, ये प्रोडक्ट का टेबल है तो इसके बराबर में जो टेबल आना चाहिए वो कैटेगरीज का आना चाहिए, कैटेगरीज, ये लिखा, डॉट, और यही सेम कैटेगरी आईडी आ जाएगी।
कैटेगरी आईडी। बेटा आप लोगों को आई बात समझ में, ये बताना। तो वो ये कहना चाह रहा है कि दो टेबल्स अगर आप बना, यानी आपको अगर दो टेबल्स में से इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो आप उन दोनों को ज्वाइन करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो तरीकेकार बस ये होगा कि आप ये करोगे कि आप सिलेक्ट करोगे कि कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए। यानी रिजल्ट में जो आपको चाहिए वो ये दो चीजें इस टेबल से चाहिए और एक चीज इस टेबल से चाहिए, ये कैटेगरी नेम। तो आपने पहले बता दिया प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए और कस्टमर आईडी चाहिए। तो ये दो टेबल, पहले वाले टेबल से ये दो टेबल्स चाहिए, ये दो कॉलम्स चाहिए, और दूसरे वाले टेबल से ये वाली चाहिए। तो ये आप लिख सकते हो। फिर फ्रॉम लिख के आप बताओगे कौन सा टेबल, प्रोडक्ट का टेबल, और इसको ज्वाइन करोगे दूसरे टेबल के साथ। तो फ्रॉम के बाद टेबल वन लिखना होता है। डू वी हैव टू राइट दिस ऑल और जस्ट द रिजल्ट, हमें क्यूरी लिखना है। ये जो ब्लू में जितना लिखा है ना, हमें ये लिखना है। ठीक है। तो फ्रॉम के बाद ये जो चीज लिखी जाती है ये टेबल वन होता है, इनर ज्वाइन विद टेबल टू। और उसके बाद वो जो फील्ड दोनों में होती है, तो टेबल वन डॉट दैट फील्ड एंड टेबल टू डॉट दैट फील्ड, ये लिखा जाता है। अब बताना समझ में आ रही है? तो ये सिर्फ और सिर्फ रॉस को मैच कर रहा होता है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई बच्चों? ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई तो अच्छी बात है। फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह इसके पास पेपर के क्वेश्चन कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको यहीं तक रखते हैं। कोई सवाल नहीं है तो फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। आज का सब समझ में आ गया आप लोगों को?